नमस्कार। पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं यूरोपीय संघ की स्थापना। तो यूरोप के जो देश हैं अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति को लेकर के यूरोपीय संघ की स्थापना किए थे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किए थे। और इसी क्रम में इनका प्रथम प्रयास हुआ था और यूरोप के 6 राष्ट्र जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मन संघीय गणराज्य व इटली, ये 6 राष्ट्र मिलकर के एक संयुक्त यूरोपीय आर्थिक संगठन बनाने के लिए एकत्र हुए। इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक ही था। पहले इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक ही था। वे आर्थिक संघ के द्वारा यूरोपीय देशों के लोगों के रहन सहन में वृद्धि करना चाहते थे और यूरोपीय आर्थिक नीति अपना करके साझा व्यापारिक कार्यक्रम चलाना चाहते थे। यानी अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्यापारिक कार्यक्रम, ताकि वहाँ के लोगों के रहन सहन में वृद्धि हो सके। इनका मुख्य उद्देश्य विशुद्ध रूप से आर्थिक ही था, जो संगठन की ये स्थापना किए थे। अब इसके यूरोपीय संघ के उद्देश्य से आकृष्ट होकर के और राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन है, आयरलैंड है, डेनमार्क और नॉर्वे, ये भी सम्मिलित हो गए। 24 मार्च 1957 को इटली की राजधानी रोम में शासनाध्यक्षों का प्रथम सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में यूरोपीय आर्थिक संगठन के उद्देश्यों पर विचार किया गया और रोम की संधि की गई। ये 1 जनवरी 1958 से लागू करने का निर्णय लिया गया। इस संधि को, इस संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय में जो 6 देश शामिल थे, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मन संघीय गणराज्य और इटली, इन 6 देशों का लगभग जितना भी क्षेत्र था, जो भूभाग था, जिसमें 45.77 हजार वर्ग मील और उनमें निवास करती थी 16.76 करोड़ की जनता, तो ये सब इस यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। जो बाद में शामिल हुए थे, अभी ये केवल शामिल हुए थे, पूर्ण रूप से इसमें शामिल नहीं हुए थे। रोम की संधि में यूरोपीय संघ के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया, इनके कार्य करने की पद्धति पर प्रकाश डाला गया। तो हम देखते हैं यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या था। यूरोपीय जो आर्थिक संघ बना था, आर्थिक समुदाय बना था, इसका पहला उद्देश्य ये था कि यूरोप में एक साझा बाजार निर्माण किया जाएगा। यानी यूरोप में जो शामिल देश हैं, ये साझा व्यापार करेंगे, बाजार का निर्माण करेंगे और राष्ट्रों के बीच आर्थिक नीतियों में समानता लाएंगे। इन्हें जितने भी राष्ट्र इसमें शामिल होंगे, एक साझा बाजार तैयार करेंगे, अपने यूरोपीय संघ में शामिल देशों के बीच आर्थिक समानता का सिद्धांत लाएंगे और समुदाय में आर्थिक क्रियाओं का सतत विकास करने का प्रयास करेंगे, प्रसार करेंगे, बढ़ता हुआ स्थायित्व लाएंगे। सभी देशों के बीच संबंध जो है स्थायित्व हो, सभी देशों के नागरिकों के रहन सहन में वृद्धि हो। ये इनका पहला उद्देश्य था, जिसके कारण इन्होंने यूरोपीय संघ की स्थापना की थी। हम उद्देश्य को और पॉइंट में देख सकते हैं, जिसमें पहला है उन सभी विवादों को जो यूरोपीय भूमि को विभाजित करके रखा था। यानी इन यूरोपीय देश में जो भी विवाद था, इन विवादों का निपटारा किया जाएगा। इन विवादों को सदा के लिए समाप्त करना, ये इस संगठन का सबसे पहला उद्देश्य था और ये अपने उद्देश्य में सफल भी हुआ। फ्रांस और जर्मनी के बीच जो सदियों से विवाद चली आ रही थी, उसका अंत कर दिया गया। ने यूरोपीय संघ में आर्थिक जो संघ बना था, इसमें शामिल जितने भी देश हैं,
यदि इनके बीच विवाद चला आ रहा है तो उन विवादों का निपटारा ये कर देंगे ताकि ये विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए। ये इनका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था यूरोप की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जाएगा। जो यूरोप शुरू से ही प्रतिष्ठित रहा है, आधुनिक रहा है, तो इसकी प्रतिष्ठा को और स्थापित किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा और आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से ये विश्व में अपनी अनुकूल भूमिका निभा करके चलेंगे। सब देश तो सहयोग करेंगे ही करेंगे जो इसमें शामिल हैं, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में स्थापित करने का ये प्रयास करेंगे। फिर अगला है संयुक्त कार्यवाही के द्वारा यूरोपीय जनता के रहन सहन के स्तर और कार्य करने की स्थिति को सुधारना। आर्थिक साझा व्यापार में जितने भी शामिल देश हैं अपने देश की जनता के रहन सहन के स्तर को सुधारेंगे और देश की जनता जो काम करती है तो काम करने के तरीके को भी सुधारेंगे। ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे उनको आर्थिक लाभ हो और उसकी देश की जनता का रहन सहन जो है अच्छे से स्तर बढ़ता रहे। फिर अगला है अव्यावहारिक एवं पुराने व्यवधानों को, इन्हें यूरोपीय बाजार क्या है छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, छोटे छोटे बाजारों में विभाजित था, तो ऐसे बाजारों को समाप्त करके इसके स्थान पर एक साझा व्यापार, बड़ा व्यापार तैयार करेंगे। फिर तकनीकी विकास के साथ बड़े पैमाने के उत्पादन को अधिकांश उद्योगों में लागू किया जाएगा। इन्हें जो उद्योग धंधे हैं उसमें तकनीकी विकास किया जाएगा ताकि जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। फिर यूरोप के लिए एक भावी संयुक्त राष्ट्रों का संगठन का आधार प्रस्तुत करना। आने वाले समय में यूरोप के लिए एक भावी राष्ट्र, एक संगठित राष्ट्र किस प्रकार से यूरोप बन सके इसके लिए आधार प्रस्तुत करेंगे, नींव प्रस्तुत करेंगे। तो इन उद्देश्यों को लेकर के यूरोपीय साझा व्यापार आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। इनके कार्य करने के तरीके क्या थे? आर्थिक समुदाय की कार्य पद्धति। रोम की संधि के अनुसार अनुच्छेद 3 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कार्य करने के तरीके को भी बताया गया था, जिसमें पहला तरीका है जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं ना यूरोपीय साझा व्यापार में जो शामिल देश हैं इनके बीच वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से तटकर शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना। जो तटकर समुद्री तट पर जो तटकर शुल्क लगता था, सीमा पर जो शुल्क लगता था, इसको समाप्त करना। इन समुद्री सीमाओं कोई भी सीमा हो, यहाँ इनको शुल्क देना पड़ता था दूसरे राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो ये शुल्क को इसमें शामिल देश समाप्त कर देंगे। कोई कहीं पर भी जाकर के व्यापार व्यवसाय कर सकता है और जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटाना और अतिरिक्त एवं जो भी अन्य व्यवधान व्यापार व्यवसाय के बीच आ रहा था उसको समाप्त करना। इसमें इसको समाप्त करने के लिए कई कार्य किए गए, जिसमें सबसे पहला है जितने भी इसमें शामिल देश हैं इनके बीच वस्तुओं के आयात निर्यात से तटकर शुल्क जो है समाप्त किया गया। जो मात्रात्मक प्रतिबंध था उसको हटाया गया और जो भी व्यवधान आ रही थी वो सबको समाप्त किया गया। ये पहला प्रयास कार्य करने की पद्धति में। दूसरा है जो गैर सदस्य राष्ट्र हैं, यानी जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हैं वो गैर सदस्य राष्ट्र कहलाएंगे। तो इनके बीच भी एक सामान्य तटकर व्यापारिक नीति बनाई जाएगी। सभी देश मिलकर के जो इनमें शामिल नहीं है उनके लिए एक समान अपने देश में नीति बनाएंगे। इसी को समान तटकर व्यापारिक नीति कहा गया है। फिर तीसरा है सदस्य देशों के अंतर्गत
यूरोपीय साझा व्यापार में जो भी देश शामिल हैं इनमें व्यक्ति, सेवा और पूंजी की गतिशीलता संबंधी कठिनाई और व्यवधानों को समाप्त करना। व्यक्ति मतलब जो भी इसमें शामिल देश हैं वहाँ के व्यक्ति एक देश से दूसरे देश काम करने के लिए जा सकते हैं। सेवा मतलब एक देश से दूसरे देश सेवा करने के लिए जा सकते हैं। पूंजी की गतिशीलता, जो भी इसमें शामिल होगा इस क्षेत्रीय संगठन में, यूरोपीय साझा व्यापार में, वहाँ के लोग अपना पूंजी इन 6, अभी हम 6 देख रहे हैं, बाद में फिर और बढ़ते गए, तो इन देशों में पूंजी अपना लगा करके व्यापार व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। और प्राथमिकता यही देना है कि इन क्षेत्रों में व्यक्ति, सेवा और पूंजी की गतिशीलता आपस में ही होती रहे। फिर एक सामान्य कृषि नीति को अपनाना। जितने भी यूरोपीय संघ में शामिल देश हैं सब एक समान कृषि नीति को अपना करके चलेंगे ताकि कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा जा सके। एक सामान्य यातायात नीति को अपनाना। सभी देश एक समान यातायात आने जाने के नियम को भी बनाएंगे, चाहे वो समुद्री तट हो या तो फिर थल में हो, जमीन में हो या वायु कहीं पर भी हो, एक समान यातायात नीति को अपनाएंगे। और 6वां है इन व्यवधानों को अपनाना, उन व्यवस्थाओं को अपनाना जिनके द्वारा सदस्यों को आर्थिक नीतियों में समन्वय बनाया जा सके तथा भुगतान असंतुलन को दूर किया जा सके। यानी ऐसी व्यवस्था बना करके चलना जिससे आर्थिक नीतियों में समन्वय बना सके और भुगतान मतलब मुद्रा भुगतान, जो लेन देन की समस्या है, ये समस्या नहीं आए, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास आर्थिक नीतियों को बना करके ही किया जा सकता है। आर्थिक समुदाय का संगठन, पहला है महासभा परिषद, दूसरा है आयोग, तीसरा है न्याय सभा। ये इस संगठन के 3 अंग हैं। तो महासभा परिषद में इसमें सभी राष्ट्र के एक प्रतिनिधि होंगे। इसके साथ ही साथ कोयला, इस्पात, परमाणु शक्ति और आर्थिक बैंक समुदाय से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये मिलकर के महासभा का गठन करेंगे और महासभा ही मुख्य संस्था के रूप में इसमें काम करेगी। दूसरा है आयोग, ये समुदाय का प्रशासनिक अंग होगा और महासभा जो निर्णय लेगी तो इनके द्वारा लिए गए निर्णय को ये क्रियान्वित करेंगे और सदस्य राष्ट्रों से इस हेतु सहयोग प्राप्त करने का कार्य करेगा। ये आयोग का काम होगा। महासभा में सभी देश के एक सदस्य, फिर कोयला, इस्पात और परमाणु शक्ति से सदस्य और बैंक से सदस्य, ये मिलकर के महासभा का निर्माण करेंगे। फिर आयोग जो है प्रशासनिक है, महासभा के द्वारा दिए गए निर्णय को ये आयोग क्रियान्वित करेंगे। इसके लिए सभी सदस्य राष्ट्रों से ये सहयोग लेंगे। और तीसरा है न्याय सभा। यदि किसी देश के बीच जो इसमें शामिल हैं इनके बीच कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इनके विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने का काम ये न्याय सभा करेगी। तो ये इसके संगठन है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, तो यूरोपीय संघ जो बना इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला तो आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें 1958 की तुलना में 1965 में इनका व्यापार दुगुना हो गया। यानी इनका व्यापार जो है तेजी से फैलने लगा। विश्व में आर्थिक समुदाय का 37% भाग अब इनका व्यापार में हिस्सेदारी हो गया। तो आर्थिक दृष्टि से ये मजबूत हुए, जिस उद्देश्य को लेकर के ये इसकी स्थापना किए थे। इसके अतिरिक्त श्रम, पूंजी, ये सब में गतिशीलता आई, सेवा में गतिशीलता आई। हर देश से व्यक्ति दूसरे देश जा कर के काम करता था, श्रम करता था, सेवा देता था। पूंजी भी सब एक देश से दूसरे देश में लगाने लगे। लोगों के रहन सहन में भी वृद्धि हुई। यही सब उद्देश्य की स्थापना को लेकर इन्होंने ये संगठन बनाया था और सब बेरोक टोक एक देश से दूसरे देश में व्यापार व्यवसाय करने लगे। सबसे
जो अच्छा काम ये हुआ कि इन देशों के बीच जो भी मनमुटाव था, जो भी समस्या थी, उनको भी बातचीत के तरीके से दूर कर लिया गया। और इसी कारण से फ्रांस और जर्मनी के मध्य सदियों से चली आ रही विवाद जो है पूर्णतः समाप्त हो गया। ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है। इसका अध्यक्ष था यूरोपीय साझा बाजार का आयोग का अध्यक्ष था श्री गस्टन धॉर्न। ये इनका परिभाषा है कि हमारी पहली सफलता ये है कि इसकी स्थापना से फ्रांस और जर्मनी के बीच सदियों से चली आ रही विवाद को समाप्त कर दिया गया। अब जब इन देशों के बीच कोई विवाद है ही नहीं, तो इन क्षेत्रों में, ये जो यूरोपीय क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोप है, तो इन क्षेत्रों में युद्ध की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। इन्हें कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र अब पूर्णतः शांत हो गया है। सब कोई एक दूसरे को अपना सहयोग दे रहे हैं। दूसरी सफलता ये हुई कि जो यूरोपीय बाजार छिन्न भिन्न था, अलग अलग था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, इस संघ के बनने से, यूरोपीय आर्थिक संघ के बनने से अब यूरोपीय बाजार जो है एकीकृत हो गया। एक होकर के अपना काम करना स्थापित कर दिया और संयुक्त मंडी का ये रूप धारण किया। और इस मंडी में 30 करोड़ व्यक्ति रहते थे। तो व्यापार व्यवसाय भी अब यहाँ पर तेजी से फलने फूलने लगा। उसी क्रम में कृषि के लिए भी जो नीति बनाई गई थी, कृषि विकास के लिए, ये भी फलती फूलती नजर आई। सभी देशों के आपसी सहयोग से कृषि कार्य में भी तेजी आना शुरू हो गया और एक मुद्रा प्रणाली शुरू करने की भी इनकी योजना बनी और यूरो को एक मुद्रा के रूप में अपनाया गया। इन्हें इन सभी देशों में यूरो को एक मुद्रा के रूप में अपनाया गया। इसकी सफलता को देखते हुए 1 जनवरी 1983 को डेनमार्क शामिल हुआ, ग्रीस शामिल हुआ, आयरलैंड और इंग्लैंड, ये भी यूरोपीय साझा व्यापार में शामिल हुए। इसके बाद बीच में कुछ ऐसी राजनीतिक घटना घटित होती है कि नॉर्वे जो है इस समुदाय से हट गया। फिर 1986 में स्पेन, पुर्तगाल शामिल हो गए। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन भी इसके सदस्य बन गए और अभी वर्तमान में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है 15 हो गई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो बनाया गया था वो अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुआ और आज विश्व में अपनी इसकी एक अलग पहचान है। बहुत तेजी से ये अपने हर क्षेत्र में विकास करते जा रही है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ का गठन, यूरोपीय संघ के उद्देश्य, इसका संगठन किस प्रकार से बनाया जाएगा, यूरोपीय संघ के क्या उद्देश्य थे और यूरोपीय संघ और भारत का संबंध कैसा है। तब तक के लिए नमस्कार।